इल्तुतमिश के बाद अगले जो शासक बने रुकनुद्दीन फिरोज शाह, 1236 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत दिल्ली के तुर्क आमीरों के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना दिया गया, लेकिन इसके शासनकाल में सत्ता की बागडोर इसके माता शाह तुर्कान के हाथों में निहित थी, जो कि एक दुराचारी महिला थी। इसके शासनकाल में व्यभिचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और अंततोगत्वा दिल्ली की जनता के द्वारा इसको अपदस्थ कर दिया गया और उसके स्थान पर रजिया को शासक बनाया गया। तो अगली शासिका जो आती हैं रजिया, जो कि जिनका टाइम ड्यूरेशन है 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी के मध्य। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और जब दिल्ली सल्तनत में व्यभिचार चरमोत्कर्ष पर था तो उस समय रजिया के द्वारा दिल्ली की जनता को साथ लेकर के जुमे की नमाज के दिन लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग की। उन दिनों न्याय की मांग के लिए लाल वस्त्र धारण किए जाते थे और इस प्रकार से दिल्ली की जनता ने भरपूर सहयोग दिया रजिया का और शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मौत के घाट उतार करके दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर रजिया सुल्तान को नियुक्त कर दिया। यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा निर्णय देखने को मिला कि जब दिल्ली सल्तनत की जनता के द्वारा स्वयं अपने लिए राजा का चुनाव किया और इस प्रकार से रजिया दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर आसीन हो गई। रजिया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासिका बनने वाली प्रथम महिला थी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका, और महिला शासिका होने के साथ साथ पहली महिला मुस्लिम शासिका बनी थी आपकी रजिया सुल्तान। रजिया जैसी शासक बनी तो रजिया ने सबसे पहले जो इस्लामिक जो प्रथाएं थी, पर्दा प्रथा का त्याग करके उसके स्थान पर पुरुषों के समान उसके द्वारा वस्त्र धारण कर लिए गए। उसके द्वारा काबा और कुल्हा को पहनना शुरू कर दिया गया। काबा का अर्थ होता है चोगा और कुल्हा का अर्थ होता है टोपी, और वो इसी प्रकार के इन वस्त्रों को धारण करके खुले मोह दरबार में घूमना उसके द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। और इस प्रकार से रजिया जब दिल्ली सल्तनत की तख्त पर आसीन हुई तो सबसे पहला काम जो रजिया करती है, जो तुर्क अमीर उमरा वर्ग था उनकी शक्तियों को कम करने का प्रयास करती है और गैर तुर्कों को प्रोत्साहन नीति का अनुसरण रजिया के द्वारा किया जाता है। और इसी क्रम में रजिया के द्वारा ऐतगीन को आमीर ए हाजिर का पद प्रदान किया और उसको बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, जबकि अल्तुनिया को तबरहिंद यानी भटिंडा का इक्तादार नियुक्त कर दिया गया और याकूत को आमीर ए आखुर का पद उसके द्वारा प्रदान किया गया। यानी अब गैर तुर्क सरदारों को भी प्रोत्साहन देने की नीति इस समय रजिया के द्वारा की जा रही है। और ऐतगीन और अल्तुनिया ने रजिया के साथ सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया और परिणाम हुआ कि 1240 ईस्वी में अल्तुनिया के द्वारा विद्रोह कर लिया गया। जब अल्तुनिया विद्रोह कर लेते हैं तो उसके विद्रोह को शांत करने के लिए रजिया तबरहिंद के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब तबरहिंद पहुंचती है तो उसकी सेना में फूट पड़ जाती है और फूट पड़ जाने के परिणाम स्वरूप रजिया कमज़ोर साबित हो जाती है और अल्तुनिया के द्वारा रजिया को गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाता है। लेकिन इधर जैसी रजिया कैद हो जाती है तो दिल्ली सल्तनत की तख्त पर तुर्क आमीरों के द्वारा बहराम शाह को शासक घोषित कर दिया जाता है और परिणाम स्वरूप अब रजिया अल्तुनिया से विवाह करके पुनः दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करती है, किंतु वह असफल रहती है।
और जब दिल्ली के लिए दिल्ली सल्तनत की सत्ता को प्राप्त करने का उसके द्वारा जो प्रयास किया गया और सैन्य पड़ाव डाले हुए थे कैथल के निकट, और यहाँ पर डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी गई। तो उसी कड़ी में फिर अगले शासक वे बहराम शाह 1240 से लेकर के 42 ईस्वी के मध्य अगले शासक वे बहराम शाह। अब बहराम शाह ने सर्वप्रथम शासक के पद को सुरक्षित रखने के लिए नायब के पद का सृजन किया, और नायब का पद एक संरक्षक के रूप में कार्य करता था। और बहराम शाह ने पहला नायब का पद ऐतगीन को सौंप दिया, और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की सत्ता के 3 दावेदार हो गए। एक तो स्वयं शासक हो गया, एक आपका नायब हो गया, और एक आपका वजीर हो गया। इसी के समय 1241 ईस्वी में मंगोलों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, लेकिन 1242 ईस्वी में 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। बहराम शाह की मृत्यु के उपरांत फिर अगले जो शासक बनाए गए अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से लेकर के 1246 तक इनका टाइम ड्यूरेशन होता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह को इस शर्त पर शासक बनाया गया कि वह अपनी राजसत्ता का प्रयोग नायब के द्वारा करेगा। और इस समय कुतुबुद्दीन हसन को नायब नियुक्त कर दिया गया, नजमुद्दीन अबू बकर को वजीर बनाया गया, बलबन को आमिर हाजिब का पद प्रदान किया गया, और बलबन तुर्क सरदारों का नेता इस समय बन गया। और बलबन ने तुर्क सरदारों का ध्यान मंगोल आक्रमण की ओर लगा करके सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। मंगोल विरोधी नीति सफल होने पर बलबन का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया, और 1246 ईस्वी में बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा करके नासरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया गया। और इस प्रकार से अगले जो शासक बने नासरुद्दीन महमूद अगले शासक बने, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी के मध्य। अब देखिएगा नासरुद्दीन महमूद शाह की यदि हम बात करें तो नासरुद्दीन महमूद शाह बलबन के सहयोग से सत्ता पर आसीन हुआ, और उसने अपनी समस्त शक्तियां बलबन के पक्ष में त्याग दी, और बलबन को अपना नायब उसके द्वारा नियुक्त कर दिया गया। जब उसने बलबन को अपना नायब नियुक्त कर दिया तो उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर देता है। और 1249 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की जाती है, और 1265 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं शासक बन जाता है। नासरुद्दीन महमूद अपने अवकाश काल के दौरान कुरान की प्रतिलिपियां तैयार करके अपना जीवन यापन करता था। नासरुद्दीन महमूद अपने समय का एक सर्वश्रेष्ठ सुलेखक भी था, और नासरुद्दीन महमूद की एक प्रमुख रचना थी तबकात-ए-नासरी की रचना नासरुद्दीन महमूद के द्वारा की गई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।